हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम हरीश है और यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट को मैं लेके आया हूँ। जो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन MCQ बेस्ड पूछे जाते हैं, वही सीरीज मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। और फिजिक्स में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं चौथा चैप्टर लेके आया हूँ। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और अच्छे से नोट कीजिए। उम्मीद है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो चुंबकीय ऑप्शन ए सदैव समांतर होती हैं, ऑप्शन बी सब एक बिंदु पर मिलती हैं, फिर है एक दूसरे को नहीं काटती हैं, फिर है एक दूसरे को काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की क्वालिटी क्या होती है बच्चों? तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं? एक बिंदु पर भी नहीं मिलती हैं। एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, सीधे सीधे चलती हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न करा जाता है? ऑप्शन जो पहला इसका है वो है जनित्र, दूसरा ऑप्शन है डायनमो, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी एमीटर, और जो चौथा डी ऑप्शन है वो है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें डायनमो की, तो हमने आपको बताया था जो डायनमो है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, यहां बात करें बच्चों एमीटर की, तो एमीटर क्या है? इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये भी विद्युत धारा का नापने का एक यंत्र है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए जनित्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जनित्र। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है टेस्ला, दूसरा जो ऑप्शन है वो है एम्पियर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है ओम, और चौथा है वोल्ट एम्पियर। बच्चों, हमने आपको पीछे बता चुके हैं पिछले क्लास में, ये जो एम्पियर है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक? प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो है ऑप्शन ए में टेस्ला। क्या है बच्चों? टेस्ला। ठीक है, तो एक टेस्ला बराबर क्या होता है? यहाँ पे हम जो एक टेस्ला है वो होता है एक वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है उसका मात्रक टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक टेस्ला होता है और एक वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। क्या होता है बच्चों? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आकर्षण, दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्रतिकर्षण, फिर कह रहा है तीसरे ऑप्शन में कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात करी जा रही है सजातीय ध्रुवों की। किसकी बात करी जा रही है? सजातीय ध्रुवों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं बच्चा? दो। एक होता है एन और एक होता है एस। एन का मतलब होता है नॉर्थ और एस का मतलब होता है साउथ। ठीक है, एन का मतलब नॉर्थ है और एस का मतलब है साउथ। एन का मतलब यहाँ पे होता है उत्तरी ध्रुव और एस का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। हिंदी में इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव।
बच्चा दो ध्रुव होते हैं। जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसके दो ध्रुव होते हैं। ये आपका एक मैग्नेट हो गया और आपका ये दूसरा मैग्नेट हो गया। तो यहाँ पे दो ध्रुव हो गए, एक N हो गया और एक ये S हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम S को करें और यहाँ पे हम करें N को, तो ये सजातीय ध्रुव हो गए, एक S और ये S। अगर हम इनको आपस में लाएंगे, इनको क्या करें, पास में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब ये इससे दूर जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनको आपस में लाने की बात करेंगे, मिलाने की बात करेंगे, आपस में चिपकाएंगे, तो ये चिपकेंगे नहीं, ये दूर जाएंगे बल्कि। और यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेन कर लें, यहां पे हम S करें और यहां पे N कर लें, और यहां पे S करें और यहां पे N कर लें, ठीक है। अब ये क्या हो गए, विपरीत ध्रुव हो गए। तो जब विपरीत ध्रुव होंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, यहाँ पे आकर्षण होगा। ठीक है, तो चुंबक के अगर सजातीय ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत आकर्षण है तो क्या होगा, विपरीत ध्रुव है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यहां पे क्या बात करी गई थी, सजातीय ध्रुव, तो सजातीय ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका जो राइट आंसर है वो एकदम से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। अगर हम सजातीय ध्रुवों को आपस में मिलाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर हम विपरीत ध्रुव लेंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तो क्या होगा, आकर्षण होगा उनके बीच में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्यूज किससे बना होता है। वैद्युत फ्यूज की बात करी जा रही है यहाँ पे। आप सभी के घरों में प्रयोग होता है वैद्युत फ्यूज, विद्युत धारा में। ठीक है, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे बचाता कौन है, वैद्युत फ्यूज बचाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है तांबे का, दूसरा ऑप्शन है टिन का, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है शीशे का, और जो चौथा ऑप्शन है वो है तांबा, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का। तो इसका जो राइट आंसर है वो एकदम से डी सही हो जाएगा। जो आपका वैद्युत फ्यूज होता है बच्चों, ये मिश्र धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है, मिश्र धातु का होता है। ठीक है, और उस मिश्र धातु में कितनी धातुएं होती हैं बच्चों, तीन धातुएं होती हैं मुख्यतः। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, तांबा होता है, टिन होता है और सीसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चुंबक कितने प्रकार का होता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है, तो जो आपका चुंबक है यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है 4, 3, 2 या फिर 1। बताइए बच्चों। चुंबक बच्चों आपका दो प्रकार का होता है। चुंबक दो प्रकार का होता है। पहला जो चुंबक होता है वो है प्राकृतिक। पहला जो चुंबक है वो आपका प्राकृतिक है, और जो दूसरा चुंबक है वो है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिलता है, और कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है। ठीक है बच्चों, तो चुंबक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2। चुंबक दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घरों की वायरिंग होती है, घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है। तो क्या श्रेणी क्रम में होती है, या फिर समांतर क्रम में होती है, या फिर धारा की दिशा में होती है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, आपके घरों में वायरिंग होती है। ठीक है, कई सारे बल्ब लगे होते हैं, कई सारे पंखे लगे होते हैं। ठीक है, तो वो किस क्रम में लगे होते हैं। तो बात करें हम घरों की वायरिंग, तो जो घरों की वायरिंग होती है बच्चों, वो होती है समांतर क्रम में। किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में। तो जो समांतर क्रम के लिए यहाँ पे फार्मूला आपकी परीक्षा में पूछा जाता है या न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये बच्चों होता है फार्मूला समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने का। और जो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, दो ही क्रम होते हैं आपके, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने के लिए कहेगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, और अगर समांतर क्रम के लिए कहता है तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है। और घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। फिर कह रहा है सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है।
फिर अगला जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है सिरों पर जाने पर घटता है, और फिर कह रहा है सिरों पर जाने से बढ़ता है। सिरों का मतलब होता है जैसे ये आपका परिनालिका, एक ये इसका सिरा होगा और एक ये इसका सिरा होगा, तो यहां सिरे की बात कर रहा है, तो सिरों पर जाने से घटता है या फिर सिरों पर जाने से बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर समान रहता है, चाहे आगे हो या फिर पीछे हो या फिर बीच में हो, सब कहीं पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है एसी, इसको कहते हैं एसी। दो तरह की धाराएं होती हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो आपके जो घरों में लाइट आ रही है दूर से ट्रांसफार्मर से, ठीक है, सभी के आपके घरों में आ रही है, तो वो जो लाइट है, जो धारा है वो कौन सी है, एसी वाली है, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, और जो डीसी होती है वो होती है डायरेक्ट करंट, इसे कहते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं बच्चों, दिष्ट धारा। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट देता है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरी है, तो वो आपको डायरेक्ट धारा या डायरेक्ट जो है सप्लाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। ठीक है, तो आपके घर में जो लाइट आ रही है उसकी आवृत्ति कितनी है, वो कितनी आवृत्ति की है। इसके जो चार ऑप्शन है यहाँ पे देखो, 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट पर 100 हर्ट्ज, 220 वोल्ट पर 200 हर्ट्ज, 240 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। एकदम से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा हम आप सभी के घरों में आ रही है या प्रवाहित की जा रही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किट। जब कभी आपके घर में जो है धारा का मान बढ़ जाता है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु पतन। तो होता क्या है इसमें, फिर क्या होता है, धारा का मान कम हो जाता है, धारा का मान परिवर्तित नहीं हो पाता है, या फिर क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर क्या होता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब धारा का मान, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तभी शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट के बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, वैद्युत फ्यूज। क्या इस्तेमाल करते हैं, वैद्युत फ्यूज। किसका इस्तेमाल करते हैं, वैद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो वैद्युत फ्यूज है वो किसका बना होता है बच्चों, अभी पीछे बात हो चुकी है, तो ये बना होता है मिश्र धातु का। किसका बना होता है, मिश्र धातु का। मिश्र धातु का। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट होती है। और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वैद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और ये वैद्युत फ्यूज किसका बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, और इस मिश्र धातु में तीन धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं होती हैं, तीन, तांबा, टिन और सीसा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण। इसके पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। बच्चों, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, ये जो क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो कौन से समूहों में जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन जो ए है वो घास, पुष्प तथा चमड़ा है, फिर है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक है, फिर है फलों के छिलके, केक, नींबू है, और फिर है केक, लकड़ी तथा प्लास्टिक। जैव और निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण का बच्चों मतलब होता है जो मिट्टी में मिल सकता है। ठीक है, उसको आसानी से हम मिट्टी में मिला सकते हैं, जैव निम्नीकरण उसका आसानी से हो जाएगा, तो वो जैव निम्नीकरण। अब इनमें से देखो कौन सा पदार्थ है जो मिट्टी में आसानी से नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो घास है, पुष्प है, चमड़ा है, ये आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे घास है, लकड़ी है तथा प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक शब्द है बच्चों, जो प्लास्टिक है उसको हम मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में नहीं मिल सकता, इसीलिए जैव निम्नीकरण पदार्थ
नहीं है। नीचे ऑप्शन देख लो, फलों के छिलके हैं ये भी मिल जाएंगे, केक, नींबू, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। केक, लकड़ी और घास फूस जितना भी है सब मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन जो ये प्लास्टिक है ये मिट्टी में नहीं मिल सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक। तो जैव निम्नलिखित पदार्थ कौन सा नहीं है बच्चों? तो ये वाला जो समूह है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? देखते हैं, घास, गेहूं, आम। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन में है घास, बकरी तथा मानव, फिर बकरी, गाय, हाथी, फिर घास, मछली तथा बकरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बच्चों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है? घास है, बकरी है और मानव है। तो घास क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। तो उत्पाद आता है, उत्पाद के बाद में क्या आता है बच्चों? प्रथम स्तर आता है, और प्रथम स्तर के बाद क्या आता है? दूसरा स्तर आता है। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों क्या है? घास, ये उत्पाद हो जाएगा। बकरी क्या है? प्रथम स्तर हो जाएगा। और मानव क्या है आपका? वो द्वितीय स्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे टॉपिक लेवल पर कौन आता है? तीसरे टॉपिक लेवल पे कौन आता है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, यहाँ पे देखिए, पर उत्पाद है पहले, ये तो उत्पाद हो जाएगा। प्रथम स्तर पे कौन है? प्रथम स्तर पे आपका बकरी हो जाएगा। ठीक है, बकरी के बाद द्वितीय स्तर पे क्या है? मानव हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा वाला स्तर आएगा, तीसरे वाला ही स्तर पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरे वाले स्तर पे क्या आता है बच्चों? मांसाहारी आता है। क्या आता है? मांसाहारी आता है। ठीक है बच्चों, पहले क्या आ जाएगा आपका? उत्पाद आएगा। ठीक है, उत्पाद के बाद क्या आएगा? शाकाहारी आएगा। शाकाहारी के बाद क्या आएगा नंबर 3 पे? मांसाहारी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे समझाया गया, ये सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पे देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से क्या होगा? उत्पाद का निर्माण होगा। उत्पाद के बाद में क्या होगा? इस उत्पाद यानी घास, उत्पाद मतलब घास, घास को कौन खाएगा? बकरी, खरगोश। ठीक है, इस तरह के जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो घास को खाते हैं। ठीक है, घास को खाएंगे शाकाहारी जानवर। फिर इसके बाद अगले स्तर पे कौन आएगा? मांसाहारी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसान भी देखने को मिल जाएगा। मानव, मानव कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, यहीं पे मिलेगा, इसी वाले स्तर पे मानव देखने को आपको मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर होता है शीर्ष मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आहार श्रृंखला का निर्माण इस तरह होता है। सूर्य का प्रकाश के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, उत्पाद बनता है, फिर शाकाहारी आता है, फिर मांसाहारी, फिर उसके बाद शीर्ष मांसाहारी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब क्या होता है बच्चों? सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य, सूर्य से जो ऊर्जा बन रही है उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? उत्सर्जन द्वारा परिवर्तन होता है, श्वसन द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ठीक है, ये आपका वायुमंडल है यहाँ पे, ये ठीक है, ये इस तरह, और ये परत है। क्या है? परत। तो ये कौन सी परत है? इस परत का नाम क्या है? यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, और सूर्य से आने वाली किरणों को यहाँ पृथ्वी पर कौन रोकता है? ये परत रोकती है। इस परत का नाम क्या है? क्लोरीन परत, ऑक्सीजन परत, ओजोन परत, हाइड्रोजन परत। ठीक है, तो ये जो परत का नाम है बच्चों उसका नाम है ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत। ठीक है, ये कौन सी परत? ओजोन। ठीक है, O3 यानी ओजोन। सूर्य से निकलने वाली जितनी भी खतरनाक किरणें होती है जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर सीधे माध्यम में पृथ्वी पर आ जाएंगी तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ओजोन परत एक तरह से इसे कहते हैं सुरक्षा कवच। क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ये। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र है ये आपका, इसके दो घटक कौन से हैं? पहला जो ऑप्शन है वो पौधे और प्राणी, दूसरा जो ऑप्शन है खरपतवार और वन, तीसरा जो ऑप्शन है प्राणी और वायुमंडल, चौथा जो ऑप्शन है जैविक और अजैविक। ठीक है बच्चों, दो घटक की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए लिख दिया गया दो घटक। तो दो घटक कौन से हैं यहाँ पे? जो दो घटक है ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? जैविक और अजैविक। दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है जैविक और दूसरा क्या होता है? अजैविक। तो जो ऑप्शन डी है इसमें वो एकदम से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस। यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो उत्पन्न करती हैं बच्चों वो कौन सी गैसें होती हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो प्रमुख गैसें हैं उसमें नंबर 1 पे जो गैस आती है वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो दूसरी गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और जो तीसरी गैस होती है वो होती है CH4 यानी मेथेन। तो ये तीन गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस हो जाएगी? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस है। ठीक है, तो तीन गैसें होती हैं जो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रमुख गैस है, और तुम्हारी हाइड्रोजन सल्फाइड है, और कौन सी है? मेथेन। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था ये वाला। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो CFC। ठीक है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये बहुत ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, CFC एक गैस है। ये CFC गैस का इस्तेमाल होता है AC, जो AC घर में लगा होता है बच्चों, जो ठंडा करता है ना, ठंडी हवा देता है, उस AC में शीत यानी ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? यह CFC गैस का इस्तेमाल करते हैं। और यही CFC गैस क्या करती है? ओजोन परत में गड्ढे कर रही है। क्या कर रही है? गड्ढे। और ये गड्ढे अगर हो जाएंगे तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट जो किरण निकलेगी और पृथ्वी पे सीधे आएगी, तो पृथ्वी पे जो इंसान है, इंसानों को क्या होगा बच्चों? स्किन का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन का कैंसर हो जाएगा। तो CFC का जो इस्तेमाल ज्यादा पड़ रहा है, इसीलिए ओजोन परत को खतरा हो रहा है, और ओजोन परत में लगातार गड्ढे हो रहे हैं। और गड्ढे होने से जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पे आएंगी, और पृथ्वी पे जो मानव है उसको क्या होगा? स्किन कैंसर का खतरा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो जो आपका परफ्यूम होता है बच्चों, ठीक है, वहां पे भी किसका इस्तेमाल होता है? परफ्यूम में भी CFC का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये परफ्यूम में जो CFC होती है इतनी खतरनाक होती है कि अगर आप परफ्यूम की एक शीशी को ले जाके रेगिस्तान में डालो और वो 6 महीने पड़ी रहे, रेगिस्तान में 6 महीने पड़ी रहे, और 6 महीने के बाद जब स्प्रे करोगे ना फिर भी वो ठंडी ही रहती है। इतनी खतरनाक CFC गैस होती है, और लगातार ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को बढ़िया लगे होंगे, समझ में आए होंगे। कॉपी पेन पे अच्छे से नोट बना लीजिए। ठीक है, आपकी परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे पहले जो 3 वीडियो फिजिक्स के अपलोड हो चुके हैं वो भी जाके देख लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।